पहली नज़र में अगर तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को अगर तुम मोहब्बत समझ बैठे हो तो हो सकता है तुम गलत हो। कि काश हम यादों को अस्थियों की तरह बहा सकते, पर हमें तो आदत है उसे दफन करने की उस कब्रिस्तान में जहां हमारा रोज जाना होता है। लगा लीजिए। तो भाई याया बूट वाला जी हैं, इनके लिए तालियां बनती हैं। पुराने शायर हैं, उनको ये लगता है कि शायरी का एक मीटर होता है, शायरी पढ़ने का एक स्टाइल होता है। कौन डिफाइन कर रहा है पोइट्री क्या है? मतलब अगर हमने आर्ट का भी डेफिनेशन बना दिया है तो फिर शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। कोई वक्त था जब मुशायरे हुआ करते थे तो हाँ। उसमें टिकट नहीं लगती थी जी, आप लोगों ने उसे कमर्शलाइज कर। क्या हम नहीं चाहते कि लेखक एक स्टार बने? अभी जो लोग 40, 45 या 50 साल की उम्र में पहुंच गए जी। हैं, उनको लगता है कि प्यार तो वही करते थे। नए लड़कों को कहाँ प्यार करना आता है। मजनू तो हर जमाने में आपको मिलते रहेंगे जिन्हें हमेशा इस बात का गुरूर रहेगा कि उनसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर पाए। वो बाइक की सीट, आदमी वो बाइक बेचना नहीं चाहता जिस पे वो उसके साथ घूमा था। वो दोबारा लौट कर जाता है उस सिनेमा हॉल जहाँ पर आखिरी बार उसने पिक्चर देखी होगी। तो ये चीज़ों के साथ क्यों इतना जुड़ाव हो जाता है जब वो आदमी ही नहीं रहा या वो शख्स ही नहीं रहा जो उसकी ज़िंदगी में था। अब लड़की किसी और के साथ है, तो लड़का उसको पूछ लेता है कि क्या तुम उसे बालकनी में अलविदा कहने जाती हो जैसे तुम मुझे अलविदा कहने आती थी। मतलब ऐसे बैठते हैं आप लोग इकट्ठे, कुणाल कामरा, समय रैना, आप, नहीं, मतलब ऐसे मैं कभी किसी कामरा सर्कल में? कामरा के साथ तो नहीं, नहीं, कामरा कभी। क्योंकि तमिलनाडु में तो ओ, ठीक ठीक ठीक। समय रैना कैसे दोस्त हैं आपके? जब किसी की जिंदगी में कोई है और तब भी वो अपने पास की तरफ भाग रहा है, हाँ, इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? फादर और सन का जो रिलेशन होता है कितना खास होता है? बेटा बहुत कुछ कहना चाहता है, बाप भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं पहल करनी कैसी है। तो आप एक ऐसे खतरनाक प्रेम की भी बात करते हैं जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं हो पाता वैसी जगहों पर, वो है काला जादू। मैं 2 मिनट के लिए डर गया, मैंने ये कौन सी कहानी लिखी है। एक लड़की है जिसे पूरा गांव चुड़ैल बुलाता है, पर उसे उससे धीरे धीरे प्रेम होने लगता है और उसमें एक बात की जाती है कि वो जब उससे बातचीत कर रहा है तो वो कहता है कि आपको कैसे लगता है कि मतलब आप चुड़ैलों में मानती हो, आपको सब चुड़ैल कह रहे तो आप चुड़ैलों में मानती हो? तो लड़की कहती है वो तुम फिगर आउट करो। तो मोन्टाज आपने देख लिया होगा, हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में आपको समझ आ गया होगा कौन है। फिर भी एक छोटा सा तारुफ इनका दे देते हैं। नाम है इनका याया बूट वाला। करते क्या है ये खुद बता देंगे। मेरी एक कविता जो आप सबने शायद सुनी होगी, कि पहली नज़र में अगर तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को अगर तुम मोहब्बत समझ बैठे हो तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि पहली नज़र में तो हमें एंटीक चीज़ें भी पसंद आती है, पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए, बस क्योंकि वो तुम्हारे इंस्टा स्टोरीज का और तुम उसके स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुके हो, इसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो तो भी हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि मोहब्बत को फिल्टरों में सेव नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फ़ों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुमने अपने सारे राज का ज़िक्र उसके सामने कर दिया और उसने भी अपने सारे डर को तुम्हारे सामने बयाँ कर दिया है, अगर उसका हर आंसू तुम्हारी कमीज़ पे बहता और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानी आई हो, तो शायद नहीं यार, यही प्यार है। जे बात। तो भाई याया बूट वाला जी हैं, इनके लिए तालियां बनती हैं। क्योंकि सीन ये है भाई कि अगर आपने इनको सुना भी नहीं होगा, इनकी पोइट्री आपकी फीड तक जरूर पहुंची होगी। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तब भी, बाकी इनकी फैन फॉलोइंग तो है ही भाई। क्योंकि जो लोग पोइट्री या कहीं स्पोकन वर्ड्स आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके लिए याया बूट वाला कोई नया नाम नहीं है। और थैंक यू सो मच याया, हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ये हैविंग मी। प्यार, मोहब्बत, जी। इन सब पे बातें करते करते कहाँ आप किताब तक पहुंच गए हैं? मैं समझता हूँ कि उम्र के साथ इंसान ज़्यादा समझने लगता है, सीखने लगता है। ओके। तो कुछ सी कविताओं तक ठीक थी, कुछ चीज़ें किताब में पढ़ने में बेहतर लगती है। बढ़िया। तो किताब आई है इनकी 3 मुलाकातें और कुछ कहानियाँ। तो ये किताब मार्केट में है, अमेज़न पे है, और भी जहाँ आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। इसके प्रकाशक हैं युवान और इसकी कीमत है 249 रुपये। भाई इतने में तो आदमी कॉफ़ी पी लेता है। तो अच्छी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस किताब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे जो बात करने वाली है वो यही है
कि भाई ये प्यार मोहब्बत का माजरा क्या है, कहाँ से ये आता है कि पहली नज़र का प्यार वो नहीं है, ये वाला है। जिया इस मोहब्बत को कभी आपने? बिल्कुल जिया, इसलिए तो लिख पाए। मुझे शुरुआत में जैसे मैं कहता था कि पहली नज़र में प्यार होना बहुत आसान है, क्योंकि आपको एक्साइट करती है कोई चीज़। आप कोई भी खूबसूरत चीज़ को देखते हो तो आपको पसंद आती है वो चीज़, है ना? जब आप बात करने लगते हो तो तब प्रेम समझ में आता है, क्योंकि विचारों से प्रेम होता है। आप अगर किसी के साथ बात करने लगते हो तो आप समझ पाते हो कि यार इस इंसान के साथ आप रिश्ता रख सकते हो, उनकी बातें समझ कर ही आता है। पर हाँ, धीरे-धीरे वक़्त के साथ समझे कि प्रेम एक इमोशन है। आज आपको किसी के साथ प्रेम है, कल उनके साथ जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको लगेगा आपको वापस कभी प्रेम नहीं हो सकता। फिर परसों आपको कोई दिखेगी, आपको वापस प्रेम होगा। प्रेम इमोशन है, मेहनत एक्चुअली रिश्ते में लगती है। लोग सोचते हैं प्रेम तकलीफ़दायक है, रिश्ते में मेहनत डालनी ज़रूरी है दरअसल। यानी कि प्रेम हो जाता है, निभाना टफ है। निभाना मुश्किल है। जी। लेकिन मतलब जैसे हम लोग देखेंगे अभी जो लोग 40, 45 या 50 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, जी। उनको लगता है कि प्यार तो वही करते थे। नए लड़कों को कहाँ प्यार करना आता है, वो लोग तो टिंडर पे स्वाइप करते हैं तो गर्लफ्रेंड बन जाती है, इंस्टा पे चले जाते हैं, 2 लोगों को फॉलो करते हैं तो बातचीत शुरू होती है, गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो प्यार जो वो लोग हैं उनको ये लगता है कि हुँ, प्यार तो उन्हीं के ज़माने में था, खत लिखा जाता था, बिल्कुल। खत का जवाब आता था, कई दिनों वेट करना पड़ता था। तो उस प्यार में और आपकी जनरेशन के प्यार में आप क्या फ़र्क देखते हैं? तो ऐसा है ना कि जब शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिख दिया था, हुँ, तो रोमियो से बड़ा कोई हो नहीं सकता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर ज़माने का एक मजनू होता है, हुँ, जिसकी मिसालें दी जाती है। तो इसके लिए ये मानना तो बहुत ज़रूरी है कि हर जनरेशन में अपना एक मजनू आएगा, उसकी एक दीवानगी होगी और उसी दीवानगी के आस-पास की कहानियाँ बनती रहती हैं। क्योंकि प्रेम हर जनरेशन के लिए कुछ नया ही करता है। पुराने ज़माने में प्रेम बहुत अलग तरीके से होता था। अब ज़्यादा मतलब खुलकर आप बातचीत कर पा रहे हो तो प्रेम बहुत अलग हो चुका है, हुँ। उसकी भाषा बहुत बदल चुकी है। तो हाँ, मजनू तो हर ज़माने में आपको मिलते रहेंगे, जिन्हें हमेशा इस बात का गुरूर रहेगा कि उनसे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं कर तो पाया। ये इसमें ना एक चीज़ और है यार जी, कि लोग ना ऐज के मुताबिक भी चीज़ें चेंज करते हैं। जी, 17 साल की उम्र में जो लड़का सोच रहा होगा उसको लगता है पूरी दुनिया को आग लगा दूँ क्योंकि मोहब्बत छूट गई उसकी कहीं। हाँ, 21 साल में वो शायद थोड़ा कम होता होगा हाँ, और 30-32 तक आते-आते थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है तो आदमी को लगता है कि यार वो गुज़रा ज़माना था जिसको हमने भुला दिया। तो ये जो 3 आप देखते हैं अलग-अलग फ़ेजेज़, ये आपके साथ भी हुए होंगे, सबके साथ रहते हैं। लेकिन ये फ़ेजेज़ का मतलब क्या है एग्ज़ैक्टली कि क्या ऐसी चीज़ बदल जाती है आदमी में जिसके बाद उसको लगता है कि अब मैं यार उस चीज़ से आगे निकल गया हूँ? जवानी बदल जाती है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे कमर का दर्द बढ़ते जाता है ना, हाँ, इंसान वैसे-वैसे समझदार होते जाता है। बहुत ही बढ़िया। 16-18 में क्या हिसाब चल रहा था ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं था तो मोहब्बत प्रायोरिटी था। हुँ, 21-22 में आप दुनिया में बस बाहर निकले हो, आप में जोश है। जोश इश्क का भी आपको लेके चल रहा है, आपकी दीवानगी तो है ही, पर आप धीरे-धीरे आप दुनिया के साथ भी लड़ना शुरू कर चुके हो। आप शुरू कर चुके हो कि मैं अपनी जगह बनाऊँगा। हुँ, और 30 तक आप समझ जाते हो कि यार दुनिया में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। बढ़िया। ठीक है? उसके अंदर फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं इश्क में ही पड़ा रहूँगा। तब आपको ऐसा प्रेम चाहिए जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत ना माँगे। जो हुँ। आपसे 4 बातें करे, आपकी 2 बातें समझ जाए। तो आसान प्रेम आप जैसे-जैसे चाहते हो ना, उम्र बढ़ती जाए, आपका प्रेम आप चाहते हो कि बहुत और अंडरस्टैंडिंग वाला होता जाए। तो वो वाला मसला है। ये हाँ, कुछ वैसा ही है जैसा रंग दे बसंती में वो आमिर खान बोलते हैं कि कि कॉलेज के इस कॉलेज पार के गेट के इस पार हम दुनिया को नचा रहे हैं और उस पार दुनिया दुनिया हमको हमें नचाती नचाती है। है। अच्छी बात है। तो किताब पे आने से पहले जी। एक सवाल मेरा छोटा-सा और है क्योंकि जी, जी। मोहब्बत सबने की है अपनी-अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है मेरी वाइफ़ भी देख रही हो। तो सीन उसी ये हिसाब है से पूछिएगा। उसी हिसाब से। लेकिन एक जुड़ाव रह जाता है जी, चीज़ों को लेकर। हाँ। जैसे हम कह सकते हैं वो आखिरी बेंच जिस पे हुँ, वो आखिरी मुलाकात हुई थी। वो बाइक की सीट आदमी वो बाइक बेचना नहीं चाहता जिस पे वो उसके साथ घूमा था। वो दोबारा लौट कर जाता है उस सिनेमा हॉल जहाँ पर आखिरी बार उसने पिक्चर देखी होगी। तो ये चीज़ों के साथ क्यों इतना जुड़ाव हो जाता है जब वो आदमी ही नहीं रहा या वो शख्स ही नहीं रहा जो उसकी ज़िंदगी में था? बहुत इंटरेस्टिंगली ना किताब की एक कहानी में इसके बारे में बात हुई है ओके। कि 2 एक्स है, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसमें लड़का पूछ लेता है, अब लड़की किसी और के साथ है।
लड़का उसको पूछ लेता है कि क्या तुम उसे बालकनी में अलविदा कहने जाती हो जैसे तुम मुझे अलविदा कहने आती थी। और वो सवाल बहुत सिंपल है, और अगर लड़की कर भी रही है तो कुछ गलत नहीं है। लड़के का ये पूछना इसलिए उसको इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो उसके लिए एक चित्र है कि प्रेम बदल गया, इंसान बदल जाएगा, आपको कोई और मिल जाएगा, मुझे कोई और मिल जाएगा, ज़िंदगी आगे बदल जाएगी, बस उस चित्र में किसी तीसरे इंसान की जगह नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इतनी स्पेशल है ना कि उस पे सिर्फ आपका एक पर्सनल स्टैम्प होना चाहिए कि ये पेंटिंग मेरे को मतलब मुझे बिलोंग करती है। और ये एक तरीके का दबाव भी है सामने वाले इंसान पर, मतलब वो गलत नहीं है अगर वो किसी और को भी अलविदा कहने जा रही है, पर वो एक किस्म से आप चाहते हो कि एक याद बस मेरी होनी चाहिए कि मैं वहां पर खड़ा रहूं और मुझे सिर्फ ऐसा लगे कि इतना हिस्सा मेरा है। मतलब कुछ ऐसी स्पेशल चीजें जो हाँ अगर वो शख्स किसी और के साथ भी है तो वो कम से कम उसके साथ ना करे। हाँ, मतलब आप ऐसा भी नहीं है कि आप उसको पूरे वक्त याद कर रहे हो, आपको बस लगता है इतना पेंटिंग का हिस्सा ना ये मेरा होना चाहिए, यहाँ पर वक्त मेरे लिए थमा हुआ था। बिल्कुल। तो ये कुछ वैसा ही है कि लोग मर जाते हैं और शाश्वत रह जाती हैं वो जगह जहाँ कभी उनकी रूह बिछड़ी थी। जी, वाह। नहीं, अच्छी बात है। तो चलिए किताब पे लौटते हैं। किताब में पहली बात जो मेरे को प्रीफेस में समझ आई वो ये है जहाँ पे आप अकेलेपन की बात करते हैं जी कि मैं अकेलेपन में अपने सब वो एहसास जो थे वो आप लिखते थे। तो ये जी, अकेलापन किस चीज़ का था या मैं तो दरअसल ऐसा था ना कि मेरे माँ बाप काम की वजह से उनका दुबई जाना हुआ था, और फिर दुबई और इंडिया के बीच में हम थोड़ा मतलब वो लोग खेलते रहे और उनके साथ मैं थोड़ा खेलता रहा, तो मेरी कोई पक्की दोस्ती नहीं हो पाई स्कूल में, क्योंकि जब तक मैं दोस्त बनाया तब तक मेरी स्कूल बदल गई। तो मैं बहुत पहले ही ये समझ गया था कि मुझे खुद का मनोरंजन करते रहना है। और उसके अंदर क्या होता था ना कि 7वीं कक्षा में मैं जिस स्कूल के अंदर था, तो वहाँ पर सबके दोस्त बन चुके थे। तो सबकी दोस्ती में मैं थोड़ा अकेला था। तो मुझे ऐसा था कि यार मैं खुद के लिए कहानियाँ बनाता था, खुद को खुश रखने के लिए, और ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अकेला बच्चा था, क्योंकि मैंने अपने अकेलेपन को टैकल करने के लिए कुछ ढूँढ लिया था। फिर दोस्त बन गए, सब कुछ हो गया, पर खुद का दोस्त बनना मैंने नहीं छोड़ा कभी, और खुद को कहानियाँ हमेशा बनाकर मैं सुनाता रहा। कभी प्रेम के बारे में हुई, कभी किसी और रिश्ते के बारे में हुई। जैसे किताब में भी आप देखेंगे बहुत अलग-अलग किस्म के रिश्तों के बारे में बात हुई है, क्योंकि मैं खुद को एंटरटेन करता था। लेकिन बात तो आप ये भी कहते हैं कि कहानियाँ हम नहीं चुनते, हमको कहानियाँ चुनती हैं। मेरे अकेलेपन में भी कहानियाँ ने मुझे चुना है। क्योंकि वही है ना कि मैं जब बैठा था, तो बैठे-बैठे तो आदमी कुछ भी सोच सकता है ना। बिल्कुल। मुझे एक कहानी आना कि मैं अपनी खिड़की से अगर किसी को देख रहा हूँ, तो मैं सोचता था कि यार ये इंसान अभी उस इंसान से क्या बात करता होगा, और कहीं न कहीं मैं उस बात में कई बार थोड़ी डेप्थ ऐड करने लग गया। हँसी-मज़ाक तो हम हमेशा कर लेते हैं, हम जैसे एक खेल ही होता है कि आप दूर से 2 लोगों को देखते हो, तो 2 दोस्त मिलकर उनकी नकल करते हैं कि ये वो बात कर रहा होगा, वो ये बात कर रहा होगा, और आप हँसी-मज़ाक करते हो। मैं कोशिश करता हूँ ये सोचने की कि यार वो शायद अपने परिवार के बारे में तो बता रहा होगा, तो परिवार के बारे में क्या बता रहा होगा। तो मुझे बैक स्टोरीज़ बनाने में बड़ा मज़ा आता था उन लोगों के बारे में जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। बढ़िया। तो मतलब वहाँ से एक थॉट शुरू हुई हाँ, और वहीं से जर्नी शुरू हुई लिखने की। जी। तो फिर ये स्पोकन वर्ड तक कैसे पहुँची? स्पोकन वर्ड तक तो ऐसा था कि मैं कहानियाँ लिख देता था। हुँ। जैसे मैंने, और ये भी मुझे इसलिए पता हुआ कि 9th स्टैंडर्ड में हमें एक ये यूनिट टेस्ट के टाइम पे ऐसे बताया गया था कि राइट अ स्टोरी। हुँ। ठीक है, स्टोरी का हेड टेल हमें कुछ नहीं पता। वो टाइम पर मैंने बस एक 2 पन्ने की मिस्ट्री टाइप की लिख दी थी, बहुत ही हुँ। बच्चे वाली कहानी थी, पर टीचर को पसंद आ गई। तो टीचर ने कहा कि तुम अच्छा लिख रहे हो। तो मैंने कहा जो कहानियाँ मैं मन में बना रहा हूँ, वो अच्छी भी लग रही है। तो वहाँ से लिखने का शौक एक तरीके से बना। फिर कॉलेज में नाटक बहुत करता था, थिएटर बहुत करते थे हम। तो थिएटर के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया कि भाई नाटक करना है, स्टेज पर रहना है, और सीनियर लोग रहने नहीं देंगे। तो अपनी स्क्रिप्ट खुद लेकर आते थे, अपना नाटक खुद बनाते थे। तो लिखने का प्रोसेस शायद कहीं वहीं से शुरू हुआ होगा। उसके बाद हम नौकरी की ओर बढ़े। पहली नौकरी की, तो मुझे लगा कि यार वर्क स्पेस सही नहीं है मेरे लिए। दूसरी नौकरी की, वापस लगा वर्क स्पेस ठीक नहीं है। तीसरी बार में समझ में आ गया कि मैं ही ठीक नहीं हूँ वर्क स्पेस के लिए। तो मैं सोच रहा था कि ज़िंदगी भर बेरोज़गार तो नहीं रह सकते, और ऐसे भी नहीं जी पाएँगे कि यार आप नौकरी बार-बार छोड़ते जा रहे हो, तो कुछ ढूँढो अपना।
और उतने में एक जूनियर था हमारा, उसने कहा था कि भैया ये स्पोकन वर्ड पोइट्री के ओपन माइक्स होते हैं, आप एक बार जाओ, क्योंकि अपना हीरो वाला हिसाब तो था कॉलेज में थोड़ा। तो हम गए, हमने देखा फ्री का स्टेज, फ्री की ऑडियंस, बस लिख कर लाओ, परफॉर्म करो। मैंने कहा ये कर सकता हूँ मैं। तो धीरे धीरे अपने सारे डायलॉग्स को पहले मैंने कोशिश की मैं शायद उससे कोई कहानी बनाऊँ, फिर धीरे धीरे करते करते कविता का रूप लेने लगी वो सारी बातें, और फिर वो पसंद आने लगी लोगों को। और उसके बाद यूट्यूब कल्चर आया और लोगों को पसंद आने लगी, तो मुझे लगा कि यार शायद ठीक ठाक लिख रहा हूँ मैं थोड़ा कुछ। बढ़िया। लेकिन ये शायरों की जिंदगी नॉर्मल लोगों से अलग कैसे हो जाती है? मतलब कौन सी ऐसी हाँ, चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है कि आपको लगता है कि यार आई एम नॉट फिट फॉर दिस सोसाइटी? मुझे ऐसा लगता है कुछ अलग नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हम ना कॉरपोरेट में इसलिए नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक चुल है हर बार कुछ नया करने की, सोचने की। हम अपनी अलग दुनिया में जा रहे हैं, जो कि कॉरपोरेट के लिए अच्छा नहीं है। अगर मुझे एक जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे डेडलाइन दी गई है और उस डेडलाइन में मैं अपने सपनों की दुनिया में भी जाकर आया, तो आई एम नॉट बीइंग अ गुड एम्प्लॉय। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कंपनी का वक्त बर्बाद करूं, उससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन में अपने सपनों का कुछ कर लूं, कि ये जो हवाई की दुनिया में देख रहा हूँ उसका कुछ अगर मैं बना सकूं। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ये मुझे मानना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट की दुनिया मेरे लिए मुश्किल है, और वो मुश्किल इसलिए क्योंकि मैं वहाँ फिट नहीं हो पाता हूँ। बाकी मेरा बस ये मानना है कि एज आर्टिस्ट हम ऑब्जर्वेशनल थोड़े ज़्यादा है, अगेन क्योंकि खाली वक्त लेकर घूम रहे जीवन के अंदर तो घूरते रहते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन कहीं जजमेंटल तो नहीं हो जाती कभी कभार लोगों को नहीं लेकर? नहीं नहीं, मैंने हमेशा कोशिश की है तीन पक्ष में एक चीज़ को देखने की। ओके। मतलब अगर दो लोगों को देख रहा हो तो एक उसका पक्ष, एक इसका पक्ष, और तीसरा एक अपना पक्ष बनाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी को भी जज करूं। हम हर किसी की कहानी में सही हो सकते हैं और किसी की कहानी में गलत। जैसे आपकी एक कहानी है इस किताब में, मैं गलत ढूंढ रहा हूँ, जी, तो ये उसी चीज से रिलेट करती है जो अभी हम बात कर रहे हैं, करेक्ट, कि जब हम एक नज़र से देखते हैं तो आपको तीनों किरदार इस कहानी के गलत लगते हैं, बिल्कुल। और जब हम उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो तीनों किरदार आपको सही लगते हैं कि यार उनका अपना पर्सपेक्टिव है और वो सही है। तो ये नज़र क्यों नहीं बदल रही बाकी लोगों क्योंकि क्या है ना, हम कहानी में कभी थर्ड पर्सन नहीं है। की? सिर्फ एक थर्ड पर्सन को इतनी लिबर्टी मिली है कि वो दोनों पक्ष को देख सके। अगर आप कहानी में इन्वॉल्व है, अगर आप किसी को देख रहे हो कि किसी ने आपके साथ गलत कर लिया है, तो आपका तुरंत रिएक्शन या तो झगड़ा करना है, या तो फिर आप मतलब झगड़े से भाग जाना चाहते हो, आप कह देते हो यार ये पागल वागल है, मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है। पर वो अपने हिस्से से कहाँ से आ रहा है कि उसने उसका दिन कैसा गया या उसकी ज़िंदगी कैसी रही है। कोई भी बात हम जो कहते हैं उसके पीछे सालों की एक वजह रही है। तो हम हमेशा बात सुन लेते हैं, हम वजह को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट थोड़ी लिबर्टी मिली है जीवन के अंदर कि मैं बात तोड़ने का वक्त निकाल सकता हूँ, मैं ढूंढ सकता हूँ। आर्टिस्ट शांत होते हैं कि ज़्यादा गुस्से वाले? मुझे लगता है इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ, कोई ऐसा वो नहीं है, मीटर नहीं है जिस पे बिल्कुल आप नहीं कह है। पाएं कि नहीं यार ये नहीं लोग नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ एग्रेसिव होते बहुत बहुत अग्रेसिव होते हैं, हैं। कुछ में बहुत ज़्यादा मतलब पीस है कि मतलब उन लोगों ने अपने पेशेंस पे कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है। ठीक बात। तो हाँ। अब एक चीज़ और या चलती है, वो ये है कि स्पोकन पोइट्री, जी, स्पोकन वर्ड पोइट्री की बात करें हम, शायरी भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन जो पुराने शायर हैं जी, वो इस वाले मेथड से बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं रखते या एग्री नहीं करते। करेक्ट, हाँ, उनको ये लगता है कि शायरी का एक मीटर होता है, शायरी पढ़ने का एक स्टाइल होता है। स्पोकन वर्ड वाले खुद को शायर क्यों बोलते हैं? वो हुँ, शेर क्यों बोलते हैं कि शेर पढ़ रहे हैं? वो शेर नहीं पढ़ रहे, वो प्लीज़ शेर ना बोलें। तो हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जो स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट को लेकर अपनी एक अलग राय रखते हैं, हुँ, जो वही पोएट्री कर रहे हैं जो कभी मिर्ज़ा गालिब कर रहे होंगे। उनका ये भी कहना है कि 2 लाइन का कोई शेर नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, तो वो उसका भी एक पूरा मेथड है उनकी एक डिक्शनरी में, अगर बिल्कुल। शायरों की बात करें। तो कहाँ ये डिफरेंस आ जाता है? और आप कैसे देखते हैं, क्या वाक़ई वो शायरी है जो आप लोग करते हैं या कुछ अलग है? तो करियर के बहुत शुरुआत में ही ये हो गया था मेरे साथ। ओके। क्योंकि जहाँ से प्रेम आ रहा था, तो एक दूसरे तरफ से ये भी था कि जो तुम कर रहे हो वो पोएट्री नहीं है। हुँ, तो सबसे पहले मेरा ये होता था कि मतलब कौन डिफाइन कर रहा है पोइट्री क्या है? मतलब अगर हमने आर्ट का भी डेफिनेशन बना दिया है, तो फिर शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। हुँ, और मैं पहले, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी 20-21 साल की उम्र में, तो मैं तो जवानी में ऐसे फुदक रहा था, मैं तो झगड़ा कर लेता था।
पर धीरे धीरे मैं समझाऊँ कि क्या होता है ना कि वो लोग भी कहीं से आ रहे हैं, उन्होंने इतना पढ़ा है, उनकी एक सालों की एक लर्निंग रही है कि ऐसे ही होता है, हमने जिनको देखा है वो ऐसे ही करते थे। अचानक कोई कुछ नया करता है ना, तो क्या होता है, उनके लिए पैटर्न ब्रेक हो रहा है, तो वो समझने से पहले एक नाराजगी आ जाती है। जैसे किताब में एक कहानी है कश्मीर करके, उसमें एक लाइन आती है कि वो कहते हैं कि किसी भी नए शहर को समझने के लिए पुराना शहर छोड़ना पड़ता है पहले। तो आप किसी भी नए आर्ट फॉर्म को अपनाने के लिए या वो क्या नया कर रहे हैं, पहले हमें हमारी लर्निंग्स को बाजू में रखना पड़ेगा। वील हैव टू सी इट एज समथिंग न्यू, क्योंकि हर जनरेशन कुछ नया करता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिनकी कस्में वादे खा रहे हैं, उनको उनके जनरेशन में बहुत सुनाया होगा कि तुम उनकी तरह बनो, अपने प्रायर जनरेशन की तरह। तो हर जनरेशन ने डांट खाई है कि वो लोग प्रायर जनरेशन को लिव अप नहीं कर पाए हैं और उन्होंने अपनी कोई कोशिश की है। मतलब ये कुछ वैसा ही है कि पिक्चरें तो हमारे ज़माने में बना हाँ, करती हाँ। थी। अरे तुम क्या खाते हो? खाना तो हमारे ज़माने में होता था। और क्या होता है ना कि अगर पुराने ज़माने वाले कुछ नया कर देते हैं, तो लोग फिर कहेंगे कि ये देखो ये बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने इतने साल का एक्सपीरियंस रखा है कि जब वो पैटर्न तोड़ते हैं, तो हम मानते हैं कि जैसे जब गुलजार साहब ने त्रिवेणी की, तो लोगों ने कहा कि हाँ देखो ये एक नया तरीका है। पर जब कोई एक आर्टिस्ट आता है सीधा स्पोकन वर्ड करने लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं तुम कुछ गलत कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आर्ट का मेन मोटिव यही था कि दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, आर्ट में अगर नफरत फैलाई जा रही है तो गलत, अगर किसी को नीचा दिखाया जा रहा है तो गलत। पर अगर दिल की बात दिल तक पहुंचाई जा रही है, हम हमारे समाज के बारे में आपको बता रहे हो और आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फील कर लेते, एक्सपीरियंस कर लेते, तो शायद उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। हमें हर चीज़ के अंदर वी डोंट हैव टू बाइंड इट कि ऐसे ही होना चाहिए। तो ये पूरा मसला ये है कि वही कि नज़र आपको बदलनी पड़ेगी। हाँ, नज़र हाँ। बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं टाइप्स वाला आप मसला है। आप पुराने जनरेशन की नज़र उसकी भी से नया जनरेशन का कुछ भी नहीं देख सकते, आप हमेशा खोट ही ढूँढोगे। बिल्कुल। हाँ। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जो स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हैं, कोई वक़्त था जब मुशायरे हुआ करते थे तो हाँ, हाँ। उसमें टिकट नहीं लगती थी। जी। आप लोगों ने उसे कमर्शियलाइज़ कर दिया। तो टिकेटेड शोज़ लेकर आए, अब टिकट लेकर लोग सुनते हैं हाँ, और उसके बाद मतलब वो एक तरीके से कमर्शियलाइज़ मॉडल हो गया। ठीक है। तो एलिगेशंस की बात कर रहा हूँ हाँ, सिर्फ़ हाँ। मैं नहीं, कि नहीं। जो एक डिफ़रेंस रहता है पुराने शायरों और नए तरीके की पोएट्री में, उनका ये कहना वो ये कहते हैं कि अब ये वो दौर आ गया जब कला बेची जा रही है। तो इस चीज़ को हाँ, आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है, तो क्या हम चाहते हैं कि शायर हमेशा फटे हुए कुर्तों में ही घूमे? क्या हम नहीं चाहते कि लेखक एक स्टार बने? क्योंकि हम दूसरी तरफ तो यही लड़ रहे हैं ना कि लेखकों को उनका सम्मान नहीं मिलता। जैसे फ़िल्मों के अंदर हमेशा एक्टर की बात होगी, डायरेक्टर की बात होगी, राइटर के बारे में बहुत बाद में पूछा जाएगा। तो अगर आप ये कहते हो कि कमर्शियलाइज़ मत करो इस चीज़ को, हुँ, इसमें पैसे मत कमाओ, तो फिर आप यहाँ पर भी जस्टिस नहीं माँग सकते। ठीक बात। और अगर आप कहते हो कि लेखकों को उनका जस्टिस मिलना चाहिए, तो फिर आप इस बात में भी डिनाई नहीं कर सकते कि इसको कमर्शियलाइज़ किया जाए। कमाए पैसे राइटर, क्यों ना कमाए? और सबका हक है। हाँ, क्योंकि हुँ, एक जो चीज़ होती है ना, हम हमेशा हीरो कल्चर को नेगेटिवली देखते हैं। हीरो कल्चर में है कुछ नुकसान, पर कुछ फ़ायदे भी हैं। हर इंडस्ट्री को अपना एक हीरो कल्चर बनाना चाहिए, कुछ हीरो चाहिए होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई इंडस्ट्री कमर्शियलाइज़ होती है, तो उसके पीछे का जो आर्ट, जैसे कमर्शियल मूवी चलती है, हुँ, तो आर्ट फ़िल्म के लिए ऑडियंस आती है। तो आर्ट फ़िल्म की ऑडियंस आने के लिए बहुत ज़रूरी है किसी कमर्शियल फ़िल्म का फटना। हुँ। तो आप उसे सपोर्ट कीजिए, ना कीजिए, पर इट इज़ हेल्पिंग द सीन इन बिल्कुल, सम वे और द अदर। पैसे के बिना कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल, मतलब वो दाल भी एक रोटी थोड़ी आएगी आर्ट से। 4 लोगों की ताली में पेट नहीं भरेगा, दिल भरता है। और ना ही 4 लोगों की गाली से कोई फ़र्क पड़ता है। नहीं, अच्छी बात है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप सॉफ्ट इमोशंस को बेचते हैं। ये हुँ, ऐसे-ऐसे एलिगेशंस आते हैं। अच्छा। जबकि सॉफ्ट इमोशंस क्या है याया के लिए? मतलब आप किस तरीके से देखते हैं इन इमोशंस को? पहले तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ बेच रहा हूँ। मैं हुँ, बस लिख रहा हूँ। अगर लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि मैं बेचने के लिए लिख रहा हूँ। बिल्कुल। मैं अपने दिल की बात जाहिर करने के लिए लिख रहा हूँ। और अगर लोग उस बात को इतना रिलेट कर पा रहे हैं, यानी ये मेरी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। हुँ, आर्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक इंसान की तरफ से लिखा गया होता है, एक इंसान की सच्चाई होती है, पर यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है वो धीरे-धीरे, क्योंकि लोग कहते हैं, अरे मैं इसमें खुद को ढूँढ पा रहा हूँ। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी कहानी में बहुत लोग ये कह पा रहे हैं कि वो खुद को ढूँढ पा रहे हैं,
तो वो अच्छा काम हुआ है थोड़ा। बढ़िया। समय रैना कैसे दोस्त हैं आपके? अच्छे दोस्त है अच्छे दोस्त हैं। जी। तो ऐसे कई आपने भी उनके साथ लाइव्स किए हैं, और इंडियाज गॉट टैलेंट तो खैर सबके सामने है। जी 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 तो आप कैसे देखते हैं उस आर्ट फॉर्म को? मतलब वो एक तरीके का एक्सप्रेशन है जो जी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। जी। ऐसी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या मानना है इन चीजों को लेकर? मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके ऊपर आउटरेज होना चाहिए, हम्म। चार खराब चुटकुलों के अलावा। जिस शो के बारे में बात हो रही है, जो वो एक जोक था, हम्म। एक तो पहले उसे जोक नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो थी एक आउट ऑफ द लाइन बात थी। हम्म। पर साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि दीज पीपल आर यंगस्टर्स, ठीक है। चार बातें थोड़ी हो गई कमेंट सेक्शन में, वो जो एक मेंबर्स चैनल था वहाँ पर लोगों ने क्रिटिसाइज भी कर दिया होगा, वहाँ पर बात रुक सकती थी। बिल्कुल। यहाँ तक जाना कि किसी के परिवार तक चले जाना, उनके माँ बाप को इन्वॉल्व करना, तो ये भी गलत बात है कि अगर दो बातों पर आप किसी के घर में तोड़फोड़ करना चाह रहे हो तो ये आपके कैरेक्टर पर ज़्यादा सवाल है, उनके चुटकुले से ज़्यादा। हम्म। तो हाँ, देयर शुड बी अ लिटिल मोर थॉट प्रोसेस, जो वो भी जानता है वो भी मानता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। पर एट द सेम टाइम रिएक्शन वाज टू लाउड फॉर द इंसिडेंट। मतलब जब आप ऐसी खबरें देखते हैं, हैबिटेट सेंटर पे तोड़-फोड़, ये जी। सब चीज़ें, तो आप किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं? आपको लगता है कि क्या आर्टिस्ट को दबाया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, हुँ। क्योंकि क्या है, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो हर किसी के पास काम है नहीं, और घर में बैठे-बैठे गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो और घर में बैठे हो, कुछ देख लिया तो पहले छोटा गुस्सा आता है कि यार हुँ। थोड़ा गुस्सा आया, पर क्योंकि कहीं पे भी नहीं जा रहे हो तो गुस्सा बढ़ते जाता है दिल में। फिर आप 4 ऐसे लोगों से मिलते हो जिनके अंदर बढ़ा हुआ गुस्सा है, तो वो भीड़ जैसे बन जाती है ना वाइब कोई भी मैच चीज़। कर जाती हाँ, है। कोई भी इंसिडेंट में भीड़ आ जाती है ना, भीड़ वायलेंस ही करती है। हुँ। जो बात बातों से सॉल्व हो सकती थी, 6 लोगों की भीड़ तबाह कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपको है ना बस आराम से देखना है, कोई कुछ ऐसा, मतलब उन्होंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था। मतलब ऐसे बैठते हैं आप लोग इकट्ठे, कुणाल कामरा, समय रैना, आप, नहीं, मतलब ऐसे मैं कभी किसी कामरा सर्कल में? कामरा के साथ तो नहीं, नहीं कामरा कभी। क्योंकि तमिलनाडु में तो ओह! ठीक, ठीक, मैं ठीक। मेरी बातचीत ही नहीं होती ओके। उतनी। ये जब समय वाला पूरा सिनेरियो हुआ, उसके बाद मीडिया में एक तरीके से, या कहें सोशल मीडिया की बात करें, समय को बहुत अलग नज़र से पेश किया गया इन चीज़ों को लेकर। काफ़ी हुँ, ज़्यादा हिट रेट भी आया, हाँ, काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ भी आई, और समय कुछ वक़्त के लिए रहे कट के उन चीज़ों से, कोई जवाब नहीं था उधर की तरफ हाँ। से और शांत हो गए एकदम। तो उस दौर में जब आपकी मुलाकात हुई तो समय की क्या सिचुएशन थी और उनका क्या कहना था? अम, तो वियर्डली उस वक़्त मैं समय से मिल ही नहीं पाया था, ओके। क्योंकि समय इंटरनेशनल अपने टूर पर निकला था जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, हुँ। एंड आई थिंक ही वाज़ हैविंग वन ऑफ हिज़ बेस्ट टूर्स, मतलब बेस्ट टूर्स एज़ इन लाइक बिगेस्ट टूर्स। हुँ। और उस बेचारे के लिए वो बात हो गई कि वो अपने सबसे बड़े टूर को एन्जॉय नहीं कर पा रहा था, कि उसने इतनी टिकटें बेची थी, ये कोई किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हुँ। तो वो उस मोमेंट को एन्जॉय ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये कहा जा रहा था कि वो लड़का जो सबको हँसाने की कोशिश कर रहा है, वो शायद देश बर्बाद कर रहा है। और सिर्फ़ बातें होती तो शायद एक बार इंसान सहन भी कर लेता है। गुस्सा क्या बहुत जल्दी मुट्ठी में बनकर एक्शन का रूप ले लेता है। तो परिवार को थ्रेट जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन खींच देती है। मतलब आप जब तक बात कह रहे हो कि नहीं मुझे लगता है ये गलत है, तब तक सही है। हम बातों-बातों में जब तक है तब तक सब ठीक है। हुँ। वो जो एक लाइन पार हो जाती है कि आप परिवार पर चले जाते हो, डेथ थ्रेट्स दे देते हो, और ये पैनल पे सबके साथ हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला हिस्सा गलत है, हुँ। कि हाँ, आप मतलब किसी को ये हक नहीं है कि आप, नफ़रत इतनी हाँ, नहीं बढ़ जानी चाहिए कि कोई पर्सनल ले जाए उन चीज़ों को। एग्ज़ैक्टली। ठीक बात है। सोशल मीडिया पे राइटर्स हो गए, है हुँ, ना? आप जैसे पोएट्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जिनकी लाखों में फॉलोइंग है, जी। उनको सोशल मीडिया की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? मतलब वही है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि द गुड कम्स विद द बैड। हुँ। अगर हमें लोगों का प्रेम भी मिल रहा है, तो अगर हम कोई गलत बात कह दें जो लोगों को गलत लगती है, या हुँ। शायद एसेंशियली गलत ना हो पर लोगों को लग जाती है, हुँ। तो हम टारगेट में भी बहुत पहले आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं प्रेम को, मतलब अगर मुझे इतना प्रेम मिल रहा है और
कई कई बार ऐसे हो सकता है कि मेरी कोई बात किसी को ना पसंद आई और वो उसके ऊपर नाराज़गी जता रहा है, तो मैं सहन करना थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। अगेन, मैं अगर किसी से बातचीत करता हूँ ना, तो मैं समझा देता हूँ कि चैट के ऊपर बहुत बार ऐसा हुआ है। इंस्टाग्राम पर मुझे किसी ने बोला है कि भैया ये आपने क्या बोल दिया, इस बात पर तो मैं आपको अनफॉलो कर देता हूँ। तो मैं उसके साथ एंगेज कर देता हूँ कि ठीक है, अनफॉलो कर दे, प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा शुरू करो मेरे साथ। बिल्कुल। हाँ, अगर तुम्हारी बात सही रही तो मैं कह दूंगा। मुझे कोई ऐसी शर्मिंदगी नहीं है ये मानने में कि मैं गलत हूँ। हम इंसान हैं, हम कभी भी गलत हो सकते हैं। पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है हाँ चीज़ों हाँ को देखने की। तो आप एंगेज करते हैं, लेकिन हाँ हाँ, मैं कमेंट्स आप के उन अंदर। उन इन्फ्लुएंसर्स में नहीं है जो अवॉइड करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने कि यार ये नहीं नहीं, अब अगर नहीं हो कोई पाएगी बात। नफरत ही कर रहा है, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, तो फिर आप उससे क्या ही बात कर लोगे? बिल्कुल। आप उसका पर्सपेक्टिव कैसे समझ पाओगे? बिल्कुल। चलिए किताब पे लौटते हैं। जी पहली कहानी है पता नहीं। जी और पता नहीं में आप दो लवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और मानिक और स्नेहा। जी। तो दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और उसके बाद वही चीज़ें कि दूरी बढ़ती है, सब चीज़ें होती हैं। ये कहानी क्या बताती है? तो मानिक और स्नेहा की कहानी में ये हो रहा है कि इन दोनों को बिछड़े हुए बहुत वक्त हो चुका है और आजकल क्या होता है ना कि बिछड़ने के बाद दोस्ती रखने का एक रिश्ता है। तो और इस रिश्ते में क्या होता है कि एक इंसान सच में आगे बढ़ चुका है, पर दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि अब तो उम्मीद बाकी है। दोस्ती अभी भी है, अभी भी मिल रहे जुल रहे, मतलब अभी भी उम्मीद बाकी है, जो टूटती है किसी तीसरे के आने के बाद। तो ये पूरी कहानी बेसिकली दो एक्स के बारे में, एक जो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और एक जो अभी भी उसी पल में फंसा हुआ है, और कैसे वो बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का नाम पता नहीं इसलिए है क्योंकि शुरुआत में एक लाइन आती है कि दो लोग एक ऐसी उलझी हुई डोर पर चल रहे होते हैं कि जहां पर एक गलत कदम लिया और वो गिर जाएंगे, है ना, और रिश्ता वापस उलझ जाएगा। तो ये इस उलझन के बारे में है। तो ये प्यार खत्म होने के बाद जब कोई तीसरा जिंदगी में आ ही जी जाता है, तो उसके बाद कैसी फीलिंग है वो? मतलब आप इसमें बयां तो करते हैं, जी जी। लेकिन आप दर्शकों को भी अगर बता पाएं। हाँ मेरा सवाल बस ये है कि जब किसी की जिंदगी में कोई है और तब भी वो अपने पास्ट की तरफ भाग रहा है, हाँ। इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? तो आप अपने प्रेजेंट के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप उस इंसान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो जो आपके साथ एक रिश्ते में है। और मुझे लगता है कि वो तो बहुत ही बुरी बात है। अगर रिश्ते के वक्त कोई तीसरे इंसान की जगह बन जाती है, या आप उसके बारे में सोच भी रहे हो तब भी मतलब जगह तो बनी है, तो आप एक तरीके से चीट ही कर रहे हो अपने पार्टनर पर। वो बहुत गलत बात है क्योंकि आपने उसके अस्तित्व को ही खराब कर दिया है और ये बात उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। बिल्कुल। रिश्ते के बाद किसी तीसरे का आना ये समझ में आ सकता है कि हाँ, हम अलग हो चुके हैं और आप किसी के साथ खुश होना चाहोगे, मैं किसी को ढूंढ लूंगा वक्त के साथ, है ना। उतने उसमें भी क्या होता है कि अगर जो पहले किसी को ढूंढ लेता है ना, तो दूसरे शख्स को उससे जलन होने लगती है कि यार तू मुझसे पहले कैसे खुश हो सकता है, तुझे कैसे कोई मिल गया, मैं तो अभी भी देखो दुख में खड़ा हूँ। हमें वो उस बात का भी थोड़ा ये है कि मैं तो अभी भी देखो रिश्ते को लेकर चल रहा था अकेले अकेले में। हम हर चीज़ में अपना ये ढूंढ लेते हैं जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि देखो मैं आज भी हमारे रिश्ते को अकेले ही चला रहा हूँ। तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन रहती है जिसकी वजह से आदमी फिर भी खींचा चला जाता है उन हाँ। चीज़ों की तरफ, लेकिन है तो वो चीटिंग ही। रिश्ते के दौरान हुआ है तो चीटिंग है बिल्कुल, और वो बिल्कुल। गलत बात है। आप इस किताब में चैप्टर्स अलग अलग बांटते हैं, पहला खत, दूसरा खत, जी तीसरा खत, और फिर वो खत जो मैंने भेजे ही नहीं, जो जी कभी भेजे ही नहीं गए। जी। तो इन खतों की क्या कहानी है? अम, तो ये खत दो किरदारों के बीच में हो रहा है कि सबसे पहले खत है कॉलेज के जस्ट बाद निकले हुए प्रेमियों के बीच में। तो वहाँ पर बात बहुत अलग है। वहाँ पर एक कैसे कह सकते हैं कि कॉलेज का जो प्रेम होता है, जो दुनिया को कहता है ना कि अरे तुम समझो मुझ जितना प्यार कोई नहीं कर पा रहा है, तो उसके बारे में। फिर दूसरा खत हमने तुरंत नहीं रखा है क्योंकि हम चाहते थे कि मतलब मैं चाहता था कि ऑडियंस थोड़ा वक्त ले। जैसे पहले खत लिखे गए 2003 में, दूसरे खत आते हैं 2004-2005 के आसपास। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वक्त गुजरा है तो ऑडियंस को भी वो वक्त महसूस हो, तो उसके बीच में एक कहानी डाल दी गई है। फिर आप दूसरे खत तक पहुँचते हो, वहाँ पर कहानी बदल चुकी है। और फिर तीसरा खत आता है 5-6 साल बाद, और तो हमने 4 कहानी और डाल दी है ताकि वक्त
ऑडियंस को महसूस हो कि यार ये किरदार एक मतलब व्हाट देव गॉन थ्रू ड्यूरिंग दैट टाइम, और आप सोचते रहते हो। अब बिल्कुल। आप किसी भी किरदार को आप किसी भी किरदार के पीओवी से कहानी देख रहे हो, आप देखना चाहते हो कि आगे क्या होगा। पहले खत और आखिरी खत में क्या फर्क होता है? आखिरी खत मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें होती है जो आप कहना चाहते हो, पर आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला बिल्कुल उसे वैसे ही समझेगा जैसे आप कहना चाहते हो। और ख़ासकर कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसका दूसरा मतलब निकालना बहुत आसान होता है। हम कोई भी बात सुनते हैं, हम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से सुनने की कोशिश करते हैं, हम उसमें अपना जोड़ देते हैं पर्सपेक्टिव। तो जो आखिरी खत है वो लिखा गया है कि वो चाहती थी, वो लड़की चाहती थी वो उस खत को भेजना, पर वो नहीं जानती थी कि इस खत को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो उसने कभी वो खत भेजा ही नहीं। उसकी जो आखिरी की कुछ बातें, उसने कहा कि ये मेरे लिए ही रह जाए तो बेहतर है। क्योंकि उसने देखा है कि सामने वाला अपने संसार में कुछ और हो चुका है, तो वो चाहती है कि ये खत बस उसके साथ ही रह जाए। और उसने अपनी सारी बातें डालकर जो उसके दिल में थी, उसको ऐसा लगता है खत में आ चुकी है, वो बातें उसके दिल से ख़त्म हो चुकी है, तो उसके लिए भी एक तरीके से क्लोजर हो जाता है। प्यार का एक और रूप होता है, मतलब जी, जहाँ पे वो शख्स छूटता है, जी। वो शहर जहाँ पे पहली बार मुलाकात हुई होती है, वो शहर जिसमें वो घूमते हैं, प्यार पनपता है, फिर अचानक से वो प्यार खत्म हो जाता है किसी भी वजह से। हाँ। लड़की के घर वाले नहीं माने या कोई और वजह से उनका प्यार खत्म हो गया। अब लड़की वो शहर छोड़ देती है, हुँ, लेकिन लड़की या लड़का जो भी, एक शख्स वो शहर छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उस शहर के साथ एक मोहब्बत बाकी रहती है। हाँ। तो जब हम लोग शिव कुमार बटालवी को पढ़ते हैं पंजाबी में, हुँ, हुँ, तो हुँ। उनके एक बहुत बढ़िया नज़्म है जिसमें वो कहते हैं, रोग बन के रह गया है प्यार तेरे शहर दा। मतलब यानी कि उसके शहर का प्यार भी रोग रोग बनकर बन गया है। बन गया है। तो ऐसी सिचुएशंस को याया कैसे रीड करते हैं? अकेलेपन में बहुत कुछ सोचा होगा आपने। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप अभी भी उस शहर में हो ना, तो हुँ, आप तो उन जगहों पर जा रहे हो, जहाँ पहले आप दोनों साथ में जाया करते थे। हुँ, तो बहुत आसानी से आप एक-दूसरे को ढूँढ लेते हो वहाँ पर। और यही एक दिक्कत भी है कि इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ चीज़ें बढ़ने नहीं देती है, और कई बार शहर उसमें हाथ बटाता है। पर इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ क्या हो गई ना कि क्योंकि मैं पूरा वक़्त मुंबई में रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी, तो मेरा एक रिलेशनशिप भी मैंने मुंबई में ही पूरा देखा है, मतलब हुँ, काफ़ी रिलेशनशिप। तो उसमें क्या हुआ कि एक मेरी एक्स थी जिसके साथ हमारे लिए 2-3 ऐसी जगहें थी, एक कैफ़े था, एक बैठने की जगह थी, और कुछ वक़्त तक ऐसा था कि यार मैं कैसे मूव ऑन करूँ? हुँ। मुझे अभी भी ये सारी चीज़ें दिखती रहती है। तो हो ऊपर वाले ने कहा लेट मी हेल्प यू। तो ऊपर वाले ने कैफ़े बदलवा दी अरे भाई! कि वहाँ पर कैफ़े की दीवारों पर रंग बदल बदल गया। हुँ, वहाँ के टेबल चेयर बदल गए, नाम बदल गया, है ना? जिस जगह पर हम बैठते थे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, वो जगह यूज़ेबल ही नहीं थी, दिख ही नहीं पाती थी। हुँ, तो ऊपर वाले ने कहा कि जा तेरे लिए इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि वो जगह ही तेरे लिए एक जगह बदल गई और दूसरी जगह दिख ही नहीं रही है। बढ़िया। तो मैंने कहा अब ऊपर वाला इतना धक्का मार रहा है तो हम भी थोड़ा सीखते हैं, नहीं ढूँढने की कोशिश करते एक दूसरे को। मुझे ऐसा लगता है हम सबसे ज़्यादा यही होता है कि रिश्ते के बाद भी ना रिश्ते को ढूँढने की कोशिश करते रहते हैं इन जगहों में। कई बार हमें बस वो छोड़ना होता है, हमें बस लेकिन हाँ, उस एहसास पे तो ना कोई टेबल कुर्सी बदल रहा है, ना कोई उस एहसास का कलर चेंज हो रहा है। उस एहसास से कैसे टैकल करे आदमी? इसमें एक बेहतरीन मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट में भी लिखा था ये। हुँ, एक लड़का है जो एक कैफ़े में हर बार एक ही टेबल पर बैठता है, हमेशा। क्योंकि ये उसका पुराना टेबल रहा है, यहाँ पर उसको प्रेम हुआ था, यहाँ पर ही उसका प्रेम टूटा था, हुँ, यहीं से वो लड़की गई थी। हुँ, तो उसकी कुर्सी भी हमेशा फ़िक्स्ड ही रही है, हमेशा से। तो पूरी कहानी के दौरान वो उस कुर्सी की इम्पोर्टेंस बताता है, पर वो अंत में कहता है कि मैं ना आज पहला कदम लेना चाहता हूँ, आगे बढ़ने के लिए। तो वो खाली इस कुर्सी के बदले किसी और कुर्सी पर बैठ जाता है। उसमें उसका बोझ बहुत कम हो जाता है, बस कुर्सी बदलने से। स्लाइड चेंज से। हाँ, एक मतलब छोटे-छोटे कदम से ही चीज़ें बदलती हैं। हुँ, पहले आप कुर्सी बदलोगे, धीरे-धीरे जैसे उस टेबल से दूर जाते जाओगे, कहीं न कहीं आप उस याद से भी हल्के-हल्के दूर जाते जाते हो। तो वो रहता है। हाँ, तो इंसान फिर उसको एक थर्ड पर्सन से देखने लगता है, क्योंकि हुँ, अब उस टेबल चेयर को एक थर्ड पर्सन से देख पा रहे हो ना। आप दोनों को बिछड़ता हुआ जब देख रहे हो, तो आप अपना इमोशन नहीं जोड़ रहे हो। बिल्कुल। ख़ैर, मोहब्बत की बातें बहुत हुई, लेकिन प्यार के भी बहुत सारे रूप होते हैं जी, और इस किताब में आपने उन रूपों को भी चित्रित किया है। जी, जैसे एक चैप्टर है आपकी ही किताब में, विरासत। जी। तो ये वो प्यार है जो एक
बेटे का अपने पिता के लिए है। हम्म। तो ये फादर और सन का जो रिलेशन होता है कितना खास होता है, क्या अलग होता है इसमें? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि हर रिश्ता बनता है कम्युनिकेशन पर। हम्म, बाप बेटा इकलौता ऐसा रिश्ता है जो एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन पर है। हम्म, क्योंकि बेटा बहुत कुछ कहना चाहता है, बाप भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर पता नहीं पहल करनी कैसी है। मतलब बहुत लोगों को मैंने पूछा है कि पिता को लास्ट टाइम आई लव यू कब बोला है, और वो कहते कैसे बोलेंगे, मतलब ये बात तो उठनी चाहिए ना बोलने के लिए, कुछ ऐसा फील होना चाहिए कि अच्छा ये मोमेंट है। प्यार तो है, बाप को मुझसे है, मुझे बाप से है, मोमेंट नहीं मिल रहा है बोलने के लिए। हम ढूंढते रहते हैं। तो हम कई बार ऐसे जैसे मैंने देखा है कि माँ बाप की एक आदत होती है, एक ही सवाल बार बार पूछेंगे। और वो सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जवाब एक लाइन में नहीं चाहिए उनको। उनको चाहिए कि शायद जवाब एक लाइन से आगे बढ़ेगा, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस, शायद बेटा दिन थोड़ा और बेहतर समझाए। और कई बार बच्चे इसी बात को समझने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और उल्टा भी होता है कि कुछ चीज़ें बच्चों की होती है जो माँ बाप नहीं समझ पाते। वो सवाल शायद इसलिए भी होते होंगे क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन को लंबा लंबा खींचना करना चाहते हैं। एग्जैक्टली वो चाह रहे हैं कि कुछ बात हो जाए, पर उनके पास भी कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। और एक बहुत ही बेहतरीन लाइन थी एक फिल्म के अंदर कि एक बेटा बाप को तब समझ में आता है जब वो बाप खुद बन जाता है, पर तब तक थोड़ी देरी हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक बेटा अपने बाप से कहना चाहता था, अपने बाप के साथ शेयर करना चाहता था। और यहाँ पर तो ऐसा है कि ये बाप बेटों में तो भी प्रेम था बातचीत का। वो बस अलग शहर में रह रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ी बातचीत कम हो गई थी। तो हाँ एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है कश्मीर। जी। अब ये वो वाला प्यार है जो एक अजनबी से हो जाता है हाँ कि आप किसी नए शहर गए घूमने, वहाँ पे आपको कोई गाइड मिल गया, उस गाइड से आपकी दोस्ती हो गई, और वो भी एक अलग किस्म का प्यार है। जी। तो इस चैप्टर के जरिए क्या बताना चाहते हैं आप? तो ये कहीं ना मैंने अपने जीवन से उठाया। मैं जब कश्मीर गया था तो हमारे गाइड थे। तो वो गाइड ज़्यादा और कैरेक्टर हमने वैसे ही रखा है, मैंने वैसे ही रखा है। वो गाइड ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बट वो बहुत अच्छा इंसान था इन द वे कि कोई भी ऐसे स्पॉट पर जाते थे वो सामने से आके कहता था मैं खींच देता हूँ तस्वीर आप लोगों की। और मुझे हमेशा इंट्रीग रहता था कि यार ये आदमी हंस क्यों नहीं रहा है, मतलब इसको हमें कश्मीर दिखाना है, दिलचस्पी से दिखा भी रहा है, बातचीत कम करता है हमारे साथ। और फिर मैं धीरे धीरे सारे कश्मीरियों को भी देख रहा था ना, उनके अंदर ऐसा था कि प्रेम बहुत है। जैसे हम एक बार घुड़सवार करने गए थे तो बर्फ़ गिर गई थी। तो हम जब तक होटल पर वापस आए तब तक हम तो धुरज रहे थे, आदत नहीं है। तो होटल वालों ने क्या किया था, उन्होंने गीज़र ऑन कर दिया था, हीटर ऑन कर दिया था। तो उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी कि गेस्ट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हम सोचे कि यार ये टिप के लिए होता होगा। उन्होंने टिप भी नहीं ली हमसे, उन्होंने इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा ये मेहमान नवाजी तो इतनी हम करते ही है। तो वो टाइम पर मैं अपने गाइड से बहुत इंट्रीग्ड था। और फिर वापस आकर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अगर बातचीत होती तो शायद कुछ ऐसी होती। मैंने उसके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की। तो हाँ, मतलब मुझे कश्मीर बहुत खूबसूरत लगा, कश्मीरी लोगों की वजह से भी। बिल्कुल। जो मैं लोग बताना चाहता हूँ कि कश्मीर सुंदर है और वहाँ के लोग भी सुंदर है, इसलिए आपको वहाँ और ये खूबसूरती सच्चाई मिलती है बाय द वे। बिल्कुल मतलब जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। जी। तो जो श्रीनगर का ड्राइवर हमको लेने आया उसका नाम था ओवैस। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे तो हमें, क्योंकि मेरा वो पहला ट्रिप था कश्मीर का, और वो भी ऐसी टेंस्ड सिचुएशन में, बिल्कुल। और हर तरफ आर्मी लगी हुई है, हर तरफ मिलिट्री है, और बंदूकें हैं बस हर तरफ, क्योंकि हो चुका है ऑलरेडी एक चीज़। लेकिन वो आदमी हमको ऐसी ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ पे हमको जाते हुए शुरुआत में डर लगता था कि यार है तो ये भी कश्मीरी, एक वो थॉट चली आ रही है और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। उसने उस थॉट को बदल दिया। मतलब मेरे को अभी भी याद है कि हम लोग एक जगह उसके साथ जा रहे थे, मैंने अपने ऑफिस में अपनी लोकेशन भेजी है लाइव, कि इन केस मेरा फ़ोन ना रीच, मतलब मैं हो पाए रीचेबल या ना कुछ, हूँ हाँ। या कुछ भी हो, तो ये मेरी लोकेशन है, आप ट्रैक कर लेना, ठीक है ना। और एक वक्त वो भी आया कि पूरे ऊहापोह में हम लोग पहलगाम गए, लोगों से बात की, विक्टिम से बात की, और उसके बाद हमको एक शो करना था, अ डिनर विद अ कश्मीरी फैमिली। और वो शख्स अपने घर हमको इनवाइट करता है, लेकर गया, और वहाँ पर उसकी मदर, उसके फादर, उसके दादू
उसकी बहन, उसके चाचा के बच्चे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं कि यार कोई आया है घर पे, और ऐसे पूरा दस्तरखान सजा है। और सोचिए वो एक ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए ही काम कर रहा है टाइम तो हाँ ना, बिल्कुल। लेकिन वो इतने दिन रहने के बाद हमारा एक ऐसा रिलेशन बिल्ड हो गया कि उसकी बहन की शादी थी, मैं उसको फोन कर रहा हूँ, मुबारक हो भाई, कह रहा आप आइएगा जरूर। जा नहीं पाया, बात अलग है, लेकिन उसकी बहन अब अपनी बहन लगती है, उसका परिवार अपना परिवार लगता है। उस घर में बैठो तो ऐसे लगता है कि यार इन लोगों ने भी तो वही झेला है जो, मतलब हाँ। हम सोचते हैं कि शायद कश्मीरी पंडितों ने ही झेला सिर्फ, तो वैसा उन लोगों ने भी झेला है। कई ऐसी फैमिलीज है जिसमें लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने उस चीज का समर्थन नहीं किया जिस चीज से कश्मीर बदनाम है। तो ऐसे कितने लोग हैं और वो मोहब्बत आज तक साथ में है। तो ये लोगों वाला प्यार तो बिल्कुल ऐसा मैच कर गया हम लोगों का। एग्जैक्टली अंत में क्या बात है ना, आबादी का छोटा हिस्सा जब गलत काम करता है तो पूरी आबादी बदनाम हो जाती है। हमारे स्कूल के अंदर हमारी टीचर ने हमें एक बहुत शानदार बात समझाई थी। तो हमारी क्लास ना 3 बार सस्पेंड हुई है इकट्ठा पूरी। तो अब सब तो इन्वॉल्व नहीं होते हर गलती के अंदर, बट हम क्योंकि सबसे शोर शराबे वाली क्लास थी, तो हमारी ज्योग्राफी टीचर बड़ी एक फिलोसफिकल स्वीट पर्सन थी। तो उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा था कि कौन मस्ती कर रहा था। तो हम तो यूनिटी वाले ऐसे थे ना कि हम मस्ती में कहते थे कि नहीं नहीं सब कर रहे थे। तो मैम ने मुझे कहा था कि सब नहीं करते, नेवर से ऑल, से इधर के सम और मोस्ट। इससे क्या होता है कि जब आप ये कहते हो ना कि थोड़े या ज्यादातर, तो इसमें ये रह जाता है कि जैसे आप सब कह देते हो ना, उम्मीद खत्म हो जाती है। पर आप ये जब कहते हो कि ज्यादातर लोग अच्छे हो सकते हैं या ज्यादातर लोग बुरे हैं पर कुछ अच्छे हैं, उसमें उम्मीद बनी रहती है। आप हर किसी को शक से नहीं देखोगे, आप में कम से कम ये रहेगा कि यार ये बेहतर इंसान हो सकता है। याया को कौन से 5 शायर बहुत बढ़िया लगते हैं, या कोई एक जो बहुत बढ़िया लगता है? शायर या लेखक? जो आप बताना चाहे, लेखक में भी बता सकते हैं अलग से, शायर अलग बता सकते मुझे फ्रेडरिक बैकमैन करके एक इंग्लिश राइटर है, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया लगता है। मानव कौल एक बहुत बेहतरीन राइटर है। मानव कौल मैं हमेशा पहले नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनकी वजह से एक तरीके से मैं किताबें पढ़ना शुरू भी किया और मुझे इतनी हिम्मत आई कि मैं किताब लिखूँ। फिर जावेद साहब है, फिर दिव्य प्रकाश दुबे भी आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनको जस पढ़ना शुरू किया है, बड़ी मज़ेदार है। शायरों में जैसे मैं कहा जावेद साहब, गुलजार साहब तो सबको है। कोई एक शायरी जो आपको बहुत पसंद हो, जिसने आपको हिट किया हो? यार मुझे ना याद नहीं रहती है, मतलब वो वाला हिस्सा है कि मैं पढ़कर सुना सकता हूँ, याद बढ़िया, नहीं रहती बढ़िया, है। हाँ, बढ़िया। मैं कोटेबल वाला आदमी नहीं हूँ। ठीक बात है। राहत इंदौरी साहब, अरे वाह। इरशाद कामिल साहब की मुझे लगता है गाने भी एक तरीके से पोइट्री है जिस तरीके से है। तो हाँ, बहुत बढ़िया। और अपना कुछ लिखा हुआ जो आपको बहुत पसंद हो, सबसे अजीज, कि यार पता नहीं लोगों ने शायद इसको उतना नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो? ये ना शुरुआती वक्त की एक लाइन है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतनी खुशी है मैंने लिखी है। और लोगों को लग सकता है बहुत ही सिंपल लाइन है, मुझे बड़ा मज़ा आया था ये, और आज भी याद रहती है कि काश हम यादों को अस्थियों की तरह बहा सकते, कि काश हम यादों को अस्थियों की तरह बहा सकते, पर हमें तो आदत है उसे दफन करने की उस कब्रिस्तान में जहाँ हमारा रोज़ जाना होता है। क्या बात है। तो ये हमेशा मेरे साथ रही है ये लाइन रही है। हाँ। बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। किताब की आखिरी चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं जी। तो आप एक ऐसे खतरनाक प्रेम की भी बात करते हैं जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं हो पाता वैसी जगहों पर, वो है काला जादू। मैं 2 मिनट के लिए डर गया, मैंने ये कौन सी कहानी लिखी है? जी। मतलब कितनी लड़कियां हैं जिनको इसलिए महिलाओं को मार दिया गया कि उनको डायन समझ लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कोई सोसाइटी में किसी को कोई एक वो चाहिए जिस पे सारे एलिगेशंस डाल दिए जाएं, हाँ। अपने बुरे के, अपने साथ जो भी हो रहा है उनको लगता है इनकी वजह से हो रहा है। और सोसाइटी में वो उतनी एक तरीके की समझ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगहों पर होता है कि जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और लड़कियों को, औरतों को मार दिया जाता है डायन समझकर। और वहाँ आप चैप्टर लिख रहे हो अपनी किताब में, काला जादू, जी। कि एक ऐसी लड़की जिससे प्यार हो जाता है और जो कुछ ऐसा करती है। तो
पूरी पूरी कहानी ऐसा है कि ये एक लड़का, मतलब अराउंड 2005 की कहानी है कि एक लड़का अपने गांव जाता है अपनी दादी से मिलने। तो उसमें एक लड़की है जिसे पूरा गांव चुड़ैल बुलाता है, पर उसे उससे धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। और उसमें एक बात की जाती है कि वो जब उससे बातचीत कर रहा है तो वो कहता है कि आपको कैसे लगता है कि मतलब आप चुड़ैलों में मानती हो, आपको सब चुड़ैल कह रहे तो आप चुड़ैलों में मानती हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। ब्रूनो करके एक इंसान था, फिलोसोफर था, जिसने पहली बार ये कहा था कि अर्थ के इर्द गिर्द दुनिया नहीं घूम रही है, बल्कि अर्थ घूम रहा है सूरज के इर्द गिर्द। तो उस वक्त के ज़माने में लोगों ने उसे मार दिया, ये कहकर कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही है। तो ब्रूनो को मार दिया गया था बस इसलिए क्योंकि उस वक्त उसकी बात सही नहीं लगी थी। पर कई बार एक चीज़ बोल दी जाती है, फिर अच्छे सवाल पूछ पूछ कर वो जवाब ढूंढा जाता है कि अच्छा ब्रूनो जो कह रहा था वो सही था। तो कई बार सही जवाब दरअसल सही सवाल के इंतज़ार में होता है। तो वो कहता है कि तो सही सवाल क्या है कि आप चुड़ैल हो, इस सवाल के पीछे का दूसरा सवाल क्या हो सकता है? तो लड़की कहती है वो तुम फिगर आउट करो वक्त के साथ। और वो कहानी के अंदर वही एक जर्नी है कि कैसे वो फिगर आउट कर रहा है कि ये लड़की क्यों नहीं लड़ती है जब गांव वाले उसे कह रहे हैं कि वो एक चुड़ैल है वैसे। तो वो बहुत सारी चीज़ों पर, सुपरस्टिशन पर बात हो रही है, प्रेम पर बात हो रही है, लड़कियों को किस तरीके से समाज देखता है कई बार उसके ऊपर बात हो रही है। और मैंने मतलब मैं ही नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत समझदारी से लिखा है। कहानी जिस तरीके से बनती गई मैं भी कई बार ऐसे चौंक गया कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया एंगल आ गया कहानी के अंदर। तो वो बस बहती गई और मुझे लगा कि यार इसमें काफ़ी कई चीज़ें बात हो गई एक जवाब की तलाश में, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा था क्या होगा सही सवाल, और जब तक जवाब ढूंढा मैंने, बहुत सारी बातचीत हो गई इस पर। चलिए बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल बस आपसे ये जी। है कि जो लोग स्पोकन वर्ड पोइट्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या जो लोग या बूटवाला की तरह काम करना चाहते हैं, नए लड़के, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा ये मैसेज है कि थोड़ा वक्त गुजार के अपनी आवाज़ ढूंढो, वायरल होने के लिए मत लिखे। यहाँ हाँ पे थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के अपनी आवाज़ ढूंढो, वायरल होने के लिए मत लिखो, अपना सच लिखने के लिए लिखो। ये मत सोचो कि लोगों को क्या पसंद आएगा, ये लिखो कि तुम्हें क्या सही लग रहा है, तुम्हारी कौन सी बात से तुम बिल्कुल ऐसे हामी भर रहे हो कि हाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये 100% मेरा सच है, वो बात बाकी सबको पसंद आ जाएगी। क्योंकि आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया पर हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बात लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच जाए, पर अगर आपका सच करोड़ों लोग तक भी पहुंच जाएगा तो आपको खुशी नहीं होगी। और अगर आपका लिखा हुआ सच 100 लोगों तक भी जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी आएगी कमेंट्स में, वो बहुत कहेंगे कि ये मुझे बिल्कुल सच लगा, ये बिल्कुल मेरे जीवन का एक हिस्सा लगा। तो वैसा करना चाहिए उनको भी, आप ये हाँ, कहते और हैं। पढ़िए, बहुत ही बढ़िया। पढ़िए। तो पढ़ते रहिए। बहुत सी किताबें याया जी ने भी बताई हैं, जिनके बारे में इन्होंने बताया कि आजकल ये किन किन को पढ़ते हैं। जी और इनकी भी एक किताब है, इसको भी ज़रूर पढ़िए, 3 मुलाकातें और कुछ कहानियाँ। फिर कह रहा हूँ, एक कॉफ़ी के भी दाम से सस्ती किताब है यार। और इस आदमी ने अपना दिल उड़ेल दिया है, तो एक बार ख़रीद के पढ़ो, मंगवाओ, और इस किताब में देखिए कितनी चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी जैसा कि इन्होंने किताब की शुरुआत में लिखा है, ज़िंदगी का जादू चलता रहे। तो इसी के साथ आज के इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। याया के साथ किसी दिन फिर मुलाकात होगी, और याया जैसे ही और बहुत से गेस्ट हमारे शो में आते रहेंगे। देखते रहिए रॉ एंड रियल विद खबरगांव। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया लगा यार। जी जी जी।